एक एम्प्लॉय की अगर हमें प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना है, उनको मोटिवेट रखना है, तो कौन सी जोन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी? सैलरी जोन। ऐसा कौन सा डायरेक्शन हमारी एंट्रेंस का होना चाहिए ताकि हमारे पास काम तो बहुत आए, बीच में काफ़ी सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, उनका थोड़ा मिनिमम हो जाए? अच्छा किया आपने बोला मिनिमम, आपने उसको गायब नहीं करा, क्योंकि गायब तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। इसमें अगेन एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से चलेंगे तो ओनर की कुंडली के हिसाब से धन की डायरेक्शन उनके किस घर में बैठी है। तो ऐसे कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स आपने देखे हैं ऑफिसेज में लोग यूजुअली या जनरली कर देते हैं? काफ़ी मिस्टेक तो कॉमन है जो घरों में भी लोग करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई हैव सीन इज यूज ऑफ मिरर्स। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम जानते हैं कि हमारे घर का वास्तु, हमारे आसपास का वास्तु हमें कैसे इफेक्ट करता है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस को कैसे एनहांस करता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन बिजनेस टाइकून्स के लिए, या कह लीजिए जो इंसान अपने ऑफिसेज, अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहता है। तो आज हम बात करेंगे ऑफिस वास्तु की, कि ऑफिस की एनर्जी को कैसे हम बैलेंस करें ताकि हमारी ग्रोथ हो, हमारा ऑफिस, हमारी जो कंपनी है वो एक्सपैंड करे और प्रॉफिट अर्न हो। तो आज इसी सब पे बात होगी हमारे आज के स्पेशल गेस्ट सुमित जी से। तो चलिए जानते हैं कि ऑफिस की क्या क्या रेमेडीज, क्या क्या एनर्जीज को हम बैलेंस करके ऑफिस को एक बेटर ग्रोइंग कंपनी बना सकते हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं ज्योति, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। एंड अनदर डे, अनदर एक्साइटमेंट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी, तो आज हम बात करेंगे ऑफिस वास्तु की। जैसे कि ऑफिस में काफ़ी अलग अलग एनर्जीज होती हैं, ऑफिस काफ़ी टाइप्स के होते हैं, तो सबकी एनर्जीज अलग होती हैं। तो इसमें वास्तु का क्या रोल है? देखिए, वास्तु वैसे तो बना है रहने के लिए जी। जिसे वास्तु का जो लिटरल मीनिंग है वो है वास करने योग्य। लेकिन आज अगर आप ऑफिस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऑफिस भी एक ऐसा स्थान है जिसमें आप अपने जीवन का आधा समय निकाल देते हैं। 10 से 12 घंटे लोग ऑफिस स्पेस में रहते हैं। जी। हम ये कहते हैं कि ऑफिस में आप रहते नहीं, बट ऑफिस से आप धन अर्जित करते हैं। बिल्कुल सही। वो ऊर्जा जनरेशन का एक आपका स्रोत है। तो उसमें वास्तु बैलेंस होना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके घर में। आपके घर में जब आप वास्तु बैलेंस करते हैं तो आप सुख, शांति और संपन्नता के लिए करते हैं। बट संपन्नता जहाँ वर्ड आ जाता है वहीं आपका ऑफिस कर्म स्थान भी आ जाता है। जी। तो पुराने समय में जब वास्तु किया जाता था वो राजा महाराजों के लिए किया जाता था। तो राजा महाराजा जहाँ रहते थे वही उनका कर्म स्थान होता था, उनके महल में ही सारी सुख सुविधा होती थी। आज वो परिप्रेक्ष्य सेम नहीं है। इस वजह से हमें ऑफिस का वास्तु अलग करना पड़ता है और घर का वास्तु अलग करना पड़ता है। इस कंटेक्स्ट में आप ये देख सकते हैं कुछ लोगों का ऑफिस उनके घर में ही होता है जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो हमें उनका वास्तु, उस ऑफिस स्पेस जो छोटा सा एक रूम हो सकता है या एक बेंच की लोकेशन हो सकती है, हमें उनके घर का वास्तु उस हिसाब से करना पड़ता है, उनकी कुंडली के हिसाब से। लेकिन ऑफिस का जो वास्तु होता है उसमें ना ही हम कुंडली को भी देखते हैं बल्कि किस तरह का काम वहाँ किया जाता है, स्टाफ का क्या रोल होता है, उस हिसाब से भी उस एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है। ओके, इट मीन्स कि अलग अलग अगर डाइवर्सिफिकेशन है, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई सर्विस इंडस्ट्री है, कोई अलग अलग कंपनीज के अलग अलग वास्तु होते हैं और उन्हीं के अलग अलग डायरेक्शंस को हम मेजर करते हैं। एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें रॉ मटेरियल कहाँ आएगा, कहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होगी, कहाँ पे उसकी कटिंग होगी, अगर उसमें वॉशिंग इन्वॉल्व है तो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट कहाँ होना चाहिए, पैकेजिंग और डेकोरेशन कहाँ होनी चाहिए, और उसके बाद डिस्पैच कहाँ से होना चाहिए। ये एक पूरी एक साइकिल होती है। इसी तरह अगर आप सपोज करिए आपका एक ऑफिस स्पेस है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, सपोज करिए आप मार्केटिंग के हैं, तो आपका स्टाफ मार्केटिंग का कहाँ बैठेगा। अगर आपका एक ऑफिस स्पेस है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ हैं, मार्केटिंग अलग हो गई, अकाउंटिंग अलग हो गई, क्लाइंट हैंडलिंग अलग हो गई, तो उस हिसाब से वो जोन्स भी उसी हिसाब आपके वास्तु के डिफाइन किए जाते हैं। तो बेस्ड ऑन द करंट वर्किंग ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी वी हैव टू डिफाइन ऑफिस वास्तु। इसके अंदर एक्सेप्शंस कहाँ आती हैं? जो डायरेक्शन सपोज करिए मार्केटिंग की है बट वो डायरेक्शन ओनर या प्राइमरी लीडर की नेगेटिव हाउस में आ रही है, तो हमें वो डायरेक्शन कई बार चेंज करनी पड़ती है।
अदरवाइज जो वास्तु ऑफिस का होता है उसमें बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से स्टाफ की प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की जो करते हैं उनकी की जाती है। ओके। तो अगर मैं ऑफिस वास्तु की बात करूं तो शुरुआत हम एंट्री गेट से करते हैं ओके। कि ऐसा कौन सा डायरेक्शन हमारी एंट्री गेट का एंट्रेंस का होना चाहिए ताकि हमारे पास काम तो बहुत आए, प्रॉफिट भी बहुत आए, और नुकसान या कह लीजिए ग्लिचेस, बीच में काफ़ी सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, उनका थोड़ा मिनिमम हो जाए। अच्छा कि आपने बोला मिनिमम, आपने उसको गायब नहीं करा क्योंकि गायब तो दैट इज़ इम्पॉसिबल। दैट इज़ इम्पॉसिबल, एग्जैक्टली। देखिए, अगर आपके वर्किंग स्पेस में ग्लिचेस आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसे हम एक नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं कि आप कुछ काम कर रहे हैं, जी। ठीक है ना। अब आपका पहला क्वेश्चन पे आता हूँ कि कहाँ पे हमारी एंट्रेंस होनी चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो और प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन हो। इसमें अगेन एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से चलेंगे तो ओनर की कुंडली के हिसाब से बेस्ट डायरेक्शन देखी जाएगी कि धन की डायरेक्शन उनके किस घर में बैठी है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, 11th हाउस एंड 10th हाउस, दीज आर गुड फॉर योर एसेट क्रिएशन एंड एनर्जी मनी जनरेशन। अगर आपकी क्लाइंट फेसिंग रोल ज़्यादा है तो उसमें फिर हम सेवन्थ हाउस में जो आपकी डायरेक्शन आती है उसके हिसाब से हम आपकी एंट्रेंस डिफाइन करते हैं। तो ये इसका कोई स्पेसिफिक आंसर, मैं जेनेरिक आंसर नहीं दे सकता, बट अगर मैं जेनेरिक वास्तु की बात करूं तो अगर आपके यहाँ क्लाइंट फ्लो ज़्यादा है तो आपकी एंट्रेंस नॉर्थ से होनी चाहिए। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो आपकी एंट्रेंस साउथ या ईस्ट से होनी चाहिए। तो ये एक जेनेरिक है। अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट डिस्पैच या आपका शोरूम टाइप है तो मेरे हिसाब से आपकी एंट्रेंस ईस्ट या वेस्ट से भी हो सकती है। ओके। तो वास्तु की अगर हम बात करें तो घर का वास्तु बहुत जेनरिक होता है, तो क्या ये ऑफिस वास्तु से डिफरेंट होता है? घर का वास्तु जो होता है वो हम सिर्फ जो लोग जातक जो रहते हैं उसमें हम उनके रहने या उनकी कुंडली के हिसाब से, इरिस्पेक्टिव कि वो किस बिजनेस में है या उनकी डेली एक्टिविटी उनकी लाइन ऑफ वर्क में क्या है, हम उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। अच्छा। अनलेस वो कहें कि हमारा ऑफिस वर्क ये है, या वो कहें कि भाई मैं ऑफिस का कुछ सामान घर पे भी रखता हूँ, या वो कहे कि मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, मेरे घर में मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है और मैं घर का वास्तु कराना चाहता हूँ, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम उनके घर के वास्तु को इस कंटेक्स्ट में देखते हैं। लेकिन जब हम ऑफिस का वास्तु करते हैं तो ऑफिस के वास्तु में सबसे पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ऑफिस की बिजनेस एक्टिविटी क्या है। अगर ऑफिस की बिजनेस एक्टिविटी का डेफिनेशन हमें मिल जाए, जैसे मार्केटिंग है, तो मैं कहूँगा कि आप अपने स्टाफ को XY ईस्ट डायरेक्शन में बिठाएं। अगर वो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग है या क्या कहते हैं ग्राइंडिंग है फॉर एग्जांपल, या चर्निंग है, तो मैं कहूँगा ईस्ट साउथ ईस्ट में बिठाएं। कहीं आप कहें कि भाई मेल्टिंग है, फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है जिसमें मेल्टिंग ज़्यादा होती है, तो मैं कहूँगा कि उसका जो मेल्टिंग पॉट्स हैं वो आपके साउथ में होने चाहिए या साउथ ईस्ट में होने चाहिए, क्योंकि अग्निकोण वही है। सही बात। ठीक है। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो वॉशिंग भी होती है। बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है कि बनने के बाद आपने उसे वॉश करना है या गंदगी हटानी है, फिर आपको उसको प्रोसेसिंग में लाना है, तो उसको रिकमेंड करते हैं कि हम साउथ वेस्ट में रखें। ठीक है। आपके टूल्स कहाँ होंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन कहाँ होगी, वो डायरेक्शन हम कई बार आपके जेनरिक वास्तु से भी देखते हैं, पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं ओनर की कुंडली के हिसाब से बताऊँ कि कहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। वेस्ट, अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट पैकेजिंग है, पैकेज प्रॉपर मार्केटिंग के हिसाब से पैकेज किया जा रहा है, तो मैं वेस्ट डायरेक्शन को उस मटेरियल को वहाँ रखने को बोलूँगा। अब कुछ केसेस में हमें डिफ़िकल्टी क्या देखने को मिलती है कि रॉ मटेरियल तो आपका दूर है, रॉ मटेरियल की आइडियल डायरेक्शन फॉर एग्जांपल जेनरिक वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट है, आपका रॉ मटेरियल वहाँ आना चाहिए। लेकिन रॉ मटेरियल के बाद जो फर्स्ट प्रोसेसिंग है वो वॉशिंग नहीं है, वो क्लीनिंग नहीं है, चर्निंग नहीं है, वो सीधा मेल्टिंग है, तो उस केस में बंदा कहता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक सारा लेके आ रहा हूँ, इट्स अ बिग स्पेस, एम्प्टी स्पेस, व्हाट वी शुड डू। तो उस केस में हम कई रेमेडीज ये करते हैं कि थोड़ा सा रॉ मटेरियल आप वहाँ डाल दीजिए नॉर्थ ईस्ट में, बाकी आप जहाँ आपको कन्वीनियंट है वहाँ यूज़ कर लीजिए। तो देयर आर सम सॉल्यूशंस वी प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू दैट, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एज पर आवर एक्सपीरियंस हम बर्थ चार्ट को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, अकाउंटिंग हो गई एंड ऑल दैट, और कुछ चीज़ों में ऐसा होता है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उसके हिसाब से ही हम जोन डिफाइन करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो जैसे हम अपने रेजिडेंशियल वास्तु में देखते हैं कि टॉयलेट,
हमारा मंदिर का स्पेस, एंट्रेंस, हम बहुत चीज़ें बहुत पर्टिकुलर रखते हैं, हमारा बेडरूम। तो क्या ऐसी चीज़ें जैसे कि हमारी पैंट्री हो गई, वॉशरूम्स हो गए, स्टोर रूम हो गए, तो हम ये चीज़ें भी अपने ऑफिसेज में कंसीडर करते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, ऑफिस वास्तु इज़ स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन रेज़िडेंशियल वास्तु। अच्छा। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें आपके घर में हैं, वो आपके ऑफिस में भी हैं। काफ़ी हद तक तो कि एक मिनी किचन होगी, एक मिनी पेंट्री होगी, बाथरूम होगा स्टाफ के लिए। अनलेस आप किसी मॉल में हो जहाँ पे एक कॉमन बाथरूम पूरे सब यूज़ कर रहे हैं, तो अलग चीज़ हो जाती है। अगर आपका एक डोर होगा, एंट्रेंस होगी, तो ये सारी चीज़ें तो आपके घर में भी हैं। लेकिन घर में जो डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है, वो सिर्फ सोने और रहने तक ज़्यादातर सीमित रहती है, या बच्चों की पढ़ाई तक और एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑफिस में उसका बाइफरकेशन या उसका सब डिवीजन बहुत अलग लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर अकाउंटिंग के हैं, तो अकाउंटिंग के बंदे हैं, तो वो एक डाटा एनालिसिस है, डाटा चंकिंग है, तो उसको मैं बोलूँगा कि आप ईस्ट साउथ ईस्ट में अकाउंटिंग का बनाएं। ओके। ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग है या ट्रांसफॉर्मेशन है, तो या तो मैं वो जातक के 8वें घर के हिसाब से देखूंगा, या फिर मैं क्या कहते हैं साउथ में उस चीज़ को रखूँगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स हैंग करने हैं, तो मैं जातक के या तो राहु की लोकेशन के हिसाब से देखूंगा, या फिर मैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसको प्लेस कराऊंगा। तो हमें हर एक चीज़ का फिर वहाँ ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आप कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग तो ये देखते भी नहीं, उसके बाद भी उनके ऑफिस सक्सेसफुल जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो देखिए, एक चीज़ है वास्तु, जो हम बेस्ड ऑन द नॉलेज गिवन टू अस बाय थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एनालिसिस बाय विश्वकर्मा जी और जो भी हमारे इंसेस्टर्स हैं, उनके थ्रू जो ट्रांसफर हुई, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और एक होता है प्रकृति जो, अगर आपका समय अच्छा है, तो प्रकृति ने अपने हिसाब से आपका ऑफिस स्पेस आपकी कुंडली के हिसाब से बना के दे दिया। अगर आपकी कुंडली का समय अच्छा चल रहा है, तो सब कुछ आपको ऑलरेडी बैलेंस्ड मिलेगा, एग्जैक्टली, अलाइंड मिलेगा। अलाइंड मिलेगा। और वो चीज़ हमने बहुत जगह देखी भी है। बहुत सारे लोग होते हैं, यार हमने तो कभी वास्तु कराया नहीं और हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार जब उनके घर जाते हैं, देखते हैं चीज़ें, और देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली अलाइंड है। जो हम कई बार कंपास खोल के देखते हैं, भाई इनकी साथ चीज़ें मैच है, और अगर हम उनकी कुंडली से मैच करें तो वो भी मैच मिलती है। अच्छा। हाँ। सो हम प्रकृति से बढ़कर हम वास्तु नहीं कर सकते। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि आप वास्तु करा क्यों रहे हो? तो उस केस में क्या होता है कि आज प्रकृति ने आपको सिग्नल दिया है कि आपका वास्तु गलत है, आप उसको ठीक करिए। तो जाके आप उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हैं, और फिर तब जाके हमारे जैसे लोगों का काम बनता है, काम आता है, और हम काम करते हैं। ओके। तो सर, ऑफिस में सबसे ज़्यादा मेन होते हैं ओनर्स। तो ओनर का कैबिन कहाँ, कौन से डायरेक्शन, कौन से जोन में होना चाहिए, उनकी फेसिंग कौन सी होनी चाहिए, ताकि वो अथॉरिटेटिव बने, लोगों को कमांड कर पाएँ इजीली, और अच्छा डिसीजन मेकिंग कर पाएँ? देखिए, इसमें आपने कुछ चीज़ें मिक्स कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ओनर का स्पेस का होना चाहिए जी। ठीक है। ओनर का स्पेस, अगेन हम अगर एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से चले, तो वी हैव टू गो थ्रू देयर कुंडली, कि कुंडली कौन सी डायरेक्शन को कमांड कर रही है, कि ये वहाँ रहेंगे तो उनकी मैनिफेस्टेशन या उनकी क्या कहते हैं अर्निंग्स है बेटर होंगी। ओके। तो उसमें हमें वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आप कहते हैं कमांड एंड अथॉरिटी का होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि वो उनके जो वोकल स्किल्स हैं, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं अपने स्टाफ के साथ बेटर कहाँ हो, तो उसमें भी कुंडली देखी जा सकती है। अगर सपोज करिए मल्टीपल पार्टनर्स हैं और कईयों की कुंडली मैच नहीं हो रही या कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्शन दे रहे हैं, तो फिर हम उसमें जेनेरिक वास्तु में चले जाते हैं, और उस हिसाब से हम बताते हैं कि आप अगर इस डायरेक्शन में एक मीटिंग रूम बनाएंगे या स्टाफ के लिए मीटिंग स्पेस बनाएंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा आइडियल है। ठीक है। तो उस केस में या तो जेनेरिक वास्तु को फॉलो करेंगे, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो, कॉन्फ्लिक्ट है तो, और कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो फिर वो ओनर के बर्थ चार्ट के हिसाब से वो डायरेक्शन बताएंगे। ओके। अब रहा क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का, तो डिसीजन मेकिंग सारी ऑफिस स्पेस में ली जाती है। तो जहां हम उनका ऑफिस स्पेस बताएंगे, वहीं डिसीजन मेकिंग होगी। इसमें ये चीज़ हमें ज़रूर देखनी पड़ेगी कि वो डिसीजन मेकिंग लोकेशन एटलीस्ट उस पर्टिकुलर ऑफिस बियरर की, जहाँ पे वो बैठ के अपना ऑफिस बनाएगा, तो चाहे उसमें मल्टीपल पार्टनर्स ही क्यों ना हो, हम उनसे के स्पेसिफिक हाउसेस के हिसाब से, डायरेक्शंस के हिसाब से हम उनके ऑफिस डिफाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑफिस में बैठ के डिसीजन ले रहे हैं। हाउएवर द कलेक्टिव मीटिंग रूम, जहाँ पे सब मिलके डिसीजन ले रहे हैं, वहाँ हमें या तो हम चर्निंग डायरेक्शन में, एनालिसिस की डायरेक्शन में उसको ऑफिस रखें, क्योंकि सब चर्न कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि हमारे लिए बेस्ट डिसीजन क्या हो। या फिर हम क्या कहते हैं कंपनी की कुंडली भी बना सकते हैं
कि कि कंपनी किस दिन रजिस्टर हुई थी, किस समय रजिस्टर हुई थी, और उस हिसाब से उसकी कंपनी के हिसाब से भी हम डायरेक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो इज इट पॉसिबल कि कंपनी की कुंडली भी मेंटेन की जा सकती है और वास्तु उसके रिगार्डिंग भी किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर आप आज यूट्यूब देखें तो हालांकि मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है एस्ट्रोलॉजी, बट बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मुंडेन एस्ट्रोलॉजी करते हैं, बहुत जो पूरी कंट्री की डिफाइन करते हैं। इंडिया की जब इंडिया के बारे में कोई एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करता है तो ये देखता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, कितने बजे डिसीजन हुआ था, कितने बजे शपथ ली गई थी, उस हिसाब से वो इंडिया की कुंडली बना के उसका कर सकते हैं। जब तो पूरे देश की कुंडली बन सकती है तो एक ऑफिस स्पेस या एक कंपनी की कुंडली क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल। तो ऑफिस तो हर तरीके के होते हैं, छोटा भी होता है, बड़ा स्पेस भी होता है, हम्म। और काफ़ी अच्छे लग्जरियस ऑफिसेस भी होते हैं। तो क्या सबके स्पेसेस के अकॉर्डिंग भी वास्तु डिफर करता है या सबके ऊपर एक ही प्रिंसिपल आता है? चाहे ऑफिस बड़ा हो या छोटा हो, इट्स अ वर्किंग स्पेस। अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि ऑफिस की बिजनेस एक्टिविटी क्या है, उसके हिसाब से उसका वास्तु किया जाएगा। तो वो एक्टिविटीज़ के हिसाब से हम बता सकते हैं कि स्टाफ, चाहे वो छोटा स्पेस क्यों, लेट्स से कि एक ऑफिस है जिसमें 10 लोग बैठे हैं, उसमें 2 लोग मार्केटिंग के हैं, 2 लोग कस्टमर रिलेशनशिप्स के हैं, 2 लोग पैकेजिंग के हैं और 2 ओनर हैं या 1 ओनर है। तो हमने उनकी जो एक्टिविटी के हिसाब से हमें जगह डिफाइन करनी है। अब एक कंपनी है जिसमें 8,000 लोग हैं या 800 लोग हैं, इट्स अ बिग कैंपस लाइक एप्पल, राइट, और माइक्रोसॉफ्ट। अब उसके अंदर हर एक प्रोडक्ट का एक अलग बिल्डिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं माइक्रोसॉफ्ट के कैंपस चला जाऊँ, तो जहाँ मैं 1-2 बार गया भी हूँ सिएटल में, तो अगर मुझे जहाँ तक याद है उनके हर एक बिजनेस प्रोडक्ट की अलग बिल्डिंग है, उसके अलग सब डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैं उस सब डिपार्टमेंट्स के ही फोकस करूँगा, right? Because I have to again focus on that product वास्तु rather than the entire campus first. और अगर वो प्रोडक्ट इस तरह है कि सपोज करिए कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट इज एनालिसिस और डाटा चंकिंग, एक्सेल आ गया, वर्ड आ गया, तो उसको अगर पूरे कैंपस में कहाँ प्लेस करने को बोलेंगे तो मैं उसे वहाँ उस हिसाब से करूँगा, ठीक है। और विद इन दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिल्डिंग जो उसकी टीम होगी उसको मैं उस हिसाब से उसके अंदर फर्दर हिसाब से प्लेस करने को बोलूँगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी एंड द बर्थ चार्ट्स ऑफ द इधर कंपनी ओनर, और वी हैव टू गो टू द जेनेरिक वास्तु। तो ऑफिस वास्तु का डायरेक्टली हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ या क्लाइंट अट्रैक्शन पर कैसे इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जो सबसे ऑप्टिमम लोकेशन है वह साउथ और साउथ ईस्ट, क्योंकि वो फाइनेंस अग्नि से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू योर फाइनेंस डायरेक्टली। और जो क्लाइंट कनेक्टिविटी है, क्लाइंट अप्रोच है, वो है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन। अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है, तो फ्लो ऑफ क्लाइंट इज अ फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो नॉर्थ जहाँ पे जल तत्व है दैट रिप्रेजेंट्स योर क्लाइंट फ्लो। द बेटर, द मोर बैलेंस्ड इट इज, द मोर क्लाइंट्स यू गोना गेट और द बेटर क्लाइंट्स यू गोना गेट। तो अगर आप ये दोनों बैलेंस कर लेंगे, और इन दोनों पर देखा जाए तो जल तत्व इज एंटी टू फायर तत्व, एग्जैक्टली, राइट। तो हमें इसमें क्या करना होता है कि वी हैव टू मेक श्योर कि दे आर सेपरेट। जब क्लाइंट आएगा उसको हम हैंडल करेंगे, तो वहाँ पे हमारा एनालिसिस, क्लाइंट हैंडलिंग वो ईस्ट डायरेक्शन प्ले करती है, और जब उसको अच्छे से हैंडल करते हैं, क्लाइंट पेज द मनी एंड वी गेट इट टर्न्स इनटू द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, राइट। तो अगर मुझे क्लाइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटीज, क्लाइंट फ्लो। उसके लिए आप अपना नॉर्थ अच्छे से बैलेंस करें, प्रॉपर ब्लू कलर करें, एक फाउंटेन एलिमेंट ऐड करें अपने नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इन योर ऑफिस। क्लाइंट की एंट्रेंस या सिटिंग लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में रखें, ठीक है। अब अगर हम फाइनेंस की बात करें तो अपने रेड कलर का यूज़ अच्छे से करें, सिर्फ इन साउथ, ईस्ट टू साउथ डायरेक्शन। डोंट पुट रेड कलर एवरीवेयर इन योर ऑफिस। बहुत से लोग डेकोरेशन के नाम पे रेड, ब्लू, ग्रीन को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए कि वो एक होली खेल रहे हो। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि वास्तु बैलेंसिंग के हिसाब से अगर आप अपने कलर्स को भी सटल तरीके से यूज़ करें तो आपका जो वर्क है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो रेड, अगर आपको रेड कलर यूज़ करना है, मैरून कलर यूज़ करना है, ऑरेंज कलर यूज़ करना है, जो रेड कलर फैमिली से पिंक कलर यूज़ करना है, तो ट्राई टू कीप इट मैक्सिमम इन द साउथ टू साउथ ईस्ट। रेड कलर आप कुछ हद तक ईस्ट डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दोज आर द फ्रेंडली जोन। तो अगर आपने इस तरह रेड कलर यूज़ करा है और वहाँ पे अगर आपको कैश फ्लो में दिक्कत आ रही है, तो आप ज़रूर देखिएगा कि कहीं रेड जोन में आपने ब्लैक या ब्लू तो यूज़ नहीं कर लिया, या वाइट स्पेस तो ज़्यादा, वाइट कलर तो ज़्यादा यूज़ नहीं कर लिया, तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिख जाएगी, और आप उसको जब ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ठीक भी हो जाएंगे। ओके,
तो इसमें आपने तो पूरा इन्वॉल्व कर दिया कि सारी डायरेक्शन कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होती हैं और एक ना एक से कनेक्ट होती हैं, और कहीं ना कहीं हमारी कोई भी फाइनेंशियल ग्रोथ हो वो हमारी नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे जाती है। नॉर्थ से स्टार्ट होकर नॉर्थ पे ही घूमती है पूरी, अगर आप देखें तो। हाँ, कह क्योंकि सकते हैं। हाँ, तो अगर मैं आपको एक साइकिल बताऊं तो नॉर्थ से आपका रॉ मटेरियल या आपका कस्टमर आता है, ईस्ट में आप उसको कनेक्ट करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन आपकी चर्निंग की है, एनालिसिस की, आप उसके लिए वर्क करते हैं, साउथ में वो आपकी पेमेंट दे रहा है या वो मटेरियल आपका फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है, साउथ वेस्ट में आप उसको जो डिस्पोजल है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आप उसको निकाल देते हैं, साउथ में आप उसको रिफ़ाइन करते हैं, अपने स्किल सेट्स को रिफ़ाइन करते हैं, वेस्ट तक पहुँचते पहुँचते आपका प्रोडक्ट रिफाइंड पैकेजिंग मटेरियल में पहुँच जाता है और नॉर्थ में वापस आप कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं। एग्जैक्टली। एंड दैट्स हाउ द होल साइकिल ऑफ द ऑफिस वास्तु और फैक्ट्री वास्तु गोज ऑन। एग्जैक्टली। तो अभी आपने कलर्स बताए, तो क्या ये कलर्स हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, यंत्र है, क्रिस्टल्स हैं, तो क्या ये भी एक रेमेडी का पार्ट बन सकते हैं? देखिए, एज एट माई पर्सनल लेवल एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई डोंट यूज़ क्रिस्टल्स। ठीक है, बड़ा क्योंकि क्रिस्टल्स का जो यूज़ है बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है, बहुत वास्तु कंसल्टेंट इसको बहुत ज़्यादा अप्रेज करते हैं। आई पर्सनली से डोंट यूज़ क्रिस्टल्स बिकॉज क्रिस्टल्स, एक तो ये भी नहीं पता कि ओरिजिनल क्रिस्टल्स मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। वो देखने में क्रिस्टल्स लग रहे हैं, वो प्लास्टिक है, जस्ट इट इज़ जस्ट ग्लास, वी डोंट नो, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट direction because I want to give the best possible outcome with minimal negative impact. एग्जैक्टली। रही बात मेटल्स की, ऑफ कोर्स मेटल्स आर अ पार्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। देखिए, अगर आप देखिए वास्तु में 5 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश जिसे स्पेस कहते हैं, और धरती। इन पांचों के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? अग्नि का है कॉपर, धरती का है ब्रास या गोल्ड, स्पेस का यानी आकाश तत्व का है आपका आयरन, जल का है एल्युमिनियम, और एयर का है आज की डेट में इन करंट मॉडर्न टाइम स्टेनलेस स्टील। इससे पहले टिंट को यूज़ करते थे, टिन को। ये 5 मेटल हैं जिसको आप यूज़ करते हैं टू बैलेंस सर्टेन इम्बैलेंसेस इन ईच ऑफ दिस डायरेक्शंस। तो डिपेंडिंग अपॉन द इम्बैलेंस, फॉर एग्जांपल अगर आपकी टॉयलेट है तो या तो मैं उसको कलर से, उस जोन के कलर से बैलेंस करूंगा, या मैं इन मेटल स्ट्रिप से बैलेंस करूंगा। तो इन मेटल्स को मैं वहाँ यूज़ करता हूँ। इसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा था यंत्र। देखिए, यंत्र जो है एक अपने आप में काफ़ी पावरफुल टूल है टू रेमेडीफाई फ्यू थिंग्स। और एक हमारे सनातन धर्म में यंत्र कोई 1 या 2 यंत्र नहीं है, कई 100 यंत्र हैं। एग्जैक्टली। और उनका सबका ज्ञान हकीकत में सभी वास्तु कंसल्टेंट्स को नहीं होता। तो यंत्र को अगर आप गलत तरीके से यूज़ करें तो आपको पॉजिटिव करने की जगह नेगेटिव भी करता है। सेकेंडली, मार्केट से सिर्फ यंत्र लेके घर पे लगा देना यंत्र नहीं होता, यंत्र को सिद्ध भी करना पड़ता है। अब सिद्ध करने के लिए यंत्र को क्या करना चाहिए? सिद्ध करने के लिए यंत्र का 108 बार की 108 माला करेंगे तो वो यंत्र सिद्ध होगा। अब कुछ यंत्रों के मंत्र भी बहुत बड़े होते हैं जो एक आम व्यक्ति आराम से नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं यंत्र को भी अवॉइड करता हूँ अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी एट द लास्ट स्टेज टू यूज़ इट। ठीक है, उसके बारे में हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम के हिसाब से यंत्र की स्टडी करनी पड़ती है कि कौन सा यंत्र लगेगा। अभी तक मैंने कहीं भी यंत्र को यूज़ नहीं किया है अपने किसी भी वास्तु सॉल्यूशन में, बट हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो वी कैन ट्राई। ओके। तो ऐसे कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स आपने देखे हैं ऑफिसेज में लोग यूजुअली या जनरली कर देते हैं? देखिए, ऑफिस में काफ़ी मिस्टेक तो कॉमन है जो घरों में भी लोग करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई हैव सीन इज़ यूज़ ऑफ मिरर्स। ओके। ऑफिस में यूज़ थोड़ा बढ़ जाता है। मिरर्स तो जैसे घरों में हम बेडरूम्स में या बाथरूम में ही लगाते हैं, तो वहाँ 2 कॉमन। लेकिन ऑफिस में कई जगह देखा है कि या तो मिरर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे या फिर वो एंट्रेंस के बाहर ही मिरर लगा देंगे या एंट्रेंस के अंदर ही मिरर लगा देंगे कि बंदा आते हुए भी अपने आप को देख रहा है, जाते हुए भी अपने आप को देख रहा है। इसी तरह दूसरा जो कॉमन मिस्टेक देखा है, यूज़ ऑफ कलर्स। अगर किसी ब्रांड का कोई कलर है, फॉर एग्जांपल अगर XYZ ब्रांड ने रेड कलर अपने लोगो में यूज़ किया है, तो वो कोशिश करते हैं कि उसे ऑफिस में भी रेड 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 कर दे। हाँ, ठीक है ना, आपने देखा होगा किसी का येलो है तो ऑफिस में भी येलो 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 यूज़ हो गया। कुछ लिमिट तक दैट हेल्प्स, बिकॉज जब आप कोई ब्रांड के हिसाब से कलर करते हैं उसको हम अर्थ एलिमेंट मान लेते हैं और अर्थ एलिमेंट हर जगह प्लेस होता है। लेकिन अगर आप उसको ओवर यूज़ करते हैं तो वास्तु बैलेंसिंग एक लिमिट के बाद गिव अप, वो थ्रेशोल्ड उसका भी रीच हो जाता है और हमने फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे हैं। तो एक तो कलर की जो सिग्निफिकेंस है, यू हैव टू मेंटेन दैट। सेकेंडली,
बहुत सारी जगह पे जब एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे मैंने रिलेशन कहा, काफ़ी बिजनेस एक्टिविटी इसलिए प्लेस कर दी जाती है क्योंकि वो कन्वीनियंट है। भाई आप एफिशिएंसी देख रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी कॉमन कि भाई अगर मेरे को ये रॉ मटेरियल उठा के यहाँ पे ले जाना है, उसके बाद यहाँ ले जाना है, तो रिस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी वो साइकिल वहाँ से बना दी गई। दैट इंक्रीज द एफिशिएंसी फॉर श्योर, बट दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग समटाइम्स वास्तु इम्बैलेंस। अब हम वास्तु बैलेंस करने के लिए ये नहीं कहते कि उस एक्टिविटी को बंद कर दो, वो आप रखो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आपको काउंटर करना पड़ेगा टू बैलेंस द वास्तु एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था कि आपका नॉर्थ ईस्ट में रॉ मटेरियल उतरना चाहिए, लेकिन आपकी जो मेल्टिंग है वो साउथ ईस्ट या साउथ में होनी चाहिए। ठीक है, गिवन लेट्स अज्यूम कि आपका प्लॉट ही 1 एकड़ का है, 2 एकड़ का है, तो आप ये थोड़ी है कि 1 एकड़ आगे, मतलब ऑलमोस्ट हाफ अ किलोमीटर आगे या 500 मीटर आगे आप पहले रॉ मटेरियल उतारेंगे, फिर बेल्ट करने के लिए दूर ले जाएंगे। आइडियल वुड बी टू प्लेस इट नेक्स्ट टू द मेल्टिंग स्पेस। तो उस केस में क्या होता है कि फिर हम वहाँ वास्तु रेमेडी देते हैं कि ठीक है आप ये करिए, आई नो दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट वहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल है वहाँ उतरवाइएगा ताकि एक बैलेंसिंग बनी रहे। तो ये इस तरह के कुछ सॉल्यूशंस कई बार हम रिकमेंड करते हैं। ओके, तो सर एक एम्प्लॉय की अगर हमें प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना है, उनको मोटिवेट रखना है, तो कौन सी जोन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी? सैलरी जोन। ये तो है, ये तो है ना। देखिए, पहले तो आप अपने एम्प्लॉय की एक्टिविटी के हिसाब से उसका जोन डिसाइड करें। अगर मैं अकाउंटिंग के बंदे को आर्ट वाले जोन में डाल दूँ या स्किल वाले जोन में डाल दूँ जहाँ पे वो स्किल डेकोरेशन का कुछ करना हो, तो आप देखोगे कि वो अकाउंटिंग तो कर रहा है बट वो बड़ा धीरे धीरे कर रहा है। राइट उसका सारा ध्यान क्रिएटिविटी में है, या वो कोशिश कर रहा है कि मैं इस बुक को और क्या से, इस रिपोर्ट को सुंदर कैसे बनाऊं, जबकि सुंदरता रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। Exactly. तो जहाँ पे जो काम होगा उसके हिसाब से ही उसकी जोनिंग होगी, तो वो ज़्यादा अपने आप ही प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब अगर सपोज करिए मैं किसी आर्टिस्ट को बोलूँ कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाके आर्ट करो, तो आप देखोगे उसके कलर्स बहुत वाइब्रेंट होंगे, बहुत एनर्जाइज्ड पेंटिंग्स बना रहा होगा, जबकि वो या फिर वो रेड कलर ज़्यादा यूज़ कर रहेगा अपने आप ही, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स होंगी आर्ट के अंदर। तो अगेन डिपेंड, ये नहीं कह रहा कि ये सबके साथ होगा, क्योंकि ऑफकोर्स आपके बर्थ चार्ट भी प्ले करते हैं रोल, लेकिन एक सबकॉन्शियस लेवल पे योर वास्तु स्पेस इज प्लेइंग विद यू। You accept it or not, Vastu is working on you. Of course, your birth chart helps you to channelize those energies according to your skills. Okay. तो मिनिमम कितने टाइम में हमें वास्तु चेंजेस के रिजल्ट्स मिल जाते हैं या दिखने शुरू हो जाते हैं? मिनिमम बोलूँगा 1 घंटा और मैक्सिमम बोलूँगा 6 महीने। अच्छा। हाँ, इसलिए हम अपनी सर्विसेज भी 6 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हम सिंगल टाइम चार्ज करते हैं और हम 6 महीने तक ऑब्जर्व करते रहते हैं कि क्लाइंट के चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट हैं जो हर विजिट पे पैसे लेते हैं, या हर एक का अपना बिजनेस मॉडल है, एंड एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग। माई स्टाइल ऑफ वर्किंग इज दैट क्लाइंट शुड गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड आई शुड ट्राई टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी, because I'm not of course, being a Vastu consult doesn't mean that we are the destiny makers. बिल्कुल सही। We are not a destiny makers, but we do best as per our knowledge and as per the client's chart, whatever the information client has given to us. तो अगर टाइम फ्रेम की बात करी जाए तो कुछ रिजल्ट्स कई बार ऐसा हमने सुना है या देखा है कि 1 हफ्ते में आ गए, 2 दिन में आ गए, या कुछ केसेस में हमें 3 महीने 4 महीने में रिव्यू करना पड़ता है कि क्या चल रहा है, क्या पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी कितनी आ रही है। वो कहते हैं पॉजिटिव तो हो गया है बट हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है, तो वी हैव टू मेक देयर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक, और यू हैव टू सी व्हाट स्टॉपिंग द ग्रोथ टू ग्रो फर्दर। तो हम 1 से 6 महीने 1 दिन से लेकर 6 महीने तक का विंडो लेके चलते हैं। तो क्या सिर्फ आइडल्स लगाना या यंत्र रखना ही वास्तु करेक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, आइडियल्स एंड यंत्रस आर अ बैंडेज रेमेडीज इन माय ओपिनियन। अच्छा। हाँ, मतलब वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो टेम्परेली आपने उसको सॉल्व कर दिया। अल्टीमेटली बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स and use of direction based on the business activity is the best solution for your business activity or business vastu, office vastu. अब इसमें during the period of my learning मेरे पास एक केस ऐसा है जो हमने स्टडी किया था इन आवर वास्तु क्लास, जहाँ पे कुछ लोग पीरा वास्तु भी करते हैं। अब पीरा वास्तु क्या है, मेरी नॉलेज उसमें लिमिटेड है, बट पीरा वास्तु में दे चैनलाइज द एनर्जीज थ्रू एक्सटेंसिव यूज ऑफ पिरामिड्स।
because pyramid itself is a very strong and powerful yantra in vastu, and we also use it, but we use it very limited and very carefully. अब जो केस स्टडी हमने की थी उसमें ये था कि एक फैक्ट्री के अंदर इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। जब जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा था उसका वास्तु हम करते ही नहीं। अगर कोई हमारे पास आए भी, हमारा क्वेश्चन ये होता है कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वास्तु कराइए, जब प्रॉब्लम नहीं तो जबरदस्ती वास्तु क्यों करना है। सही बात है, ठीक है ना। तो उनका किसी ने वास्तु कर दिया एंड ही स्टार्टेड सीइंग द डाउनफॉल आफ्टर दैट। बाद में पता चला कि दे हैव यूज मोर देन 16 और 20 पिरामिड्स इन थ्रू आउट द साइट्स विच हैज moved the entire center ब्रह्मस्थान of their existing factory। तो जिसकी वजह से जो डायरेक्शन पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। जहाँ एंट्रेंस पहले नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रही थी वो शिफ्ट होके ईस्ट साउथ ईस्ट में चली गई एंड सो ऑन, जिसकी वजह से उनको मेजर प्रॉब्लम हुए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें ये टूल्स, हमें ये रेमेडीज़, इसे हम 3D रेमेडीज़ कहते हैं, यंत्र हैं, इन्हें बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है, करना चाहिए। और सेकेंडली इनको कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन है ऑटोमेटिकली द यूजिंग द स्पेस इन एन आइडियल वे इटसेल्फ। और आइडियल वे क्या है कि भाई जो एक्टिविटी जिस जोन के लिए बनी है उसी जोन में करें, जो जोन के लिए जो कलर्स हैं वही यूज़ करें, और आपकी एंट्रेंस और आपके जो डिस्पोजल जोन्स हैं वो आपके बैलेंस्ड हो। तो क्या वास्तु के करेक्शन बिना डिमोलिशन के भी पॉसिबल होते हैं, या हर जगह ऑफिसेज में भी डिमोलिशन करना पड़ता है? देखिए 95% केसेस वी डोंट डू एनी डिमोलिशन। दिस इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल कि क्लाइंट का नुकसान कम से कम हो और उसमें ही हम एक रेमेडी दे दें। ठीक है, बट लेट्स अज्यूम कि आपकी कहीं डिमोलिशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसका कोई वास्तव में सोल्यूशन नहीं है, तो हम क्लाइंट को बता दें कि यू हैव टू रिमूव दिस, if not then stop using that space and see the impact. If you think the stop using the space itself is helping you, तब आपको डिमोलिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी केस में अगर वो नहीं इम्पैक्ट आ रहा तो हम तब मजबूरी में हमें भी बोलना पड़ता है। लॉन्ग रन में 95% केसेस में हम कोई डिमोलिशन यूज़ नहीं करते, हम रेमेडीज़ देते हैं। इसमें बस एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव है उसको हम उसकी हम रेमेडी करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, तो हमने क्या करा, हमने उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को ख़त्म कर दिया या मिनिमाइज़ कर दिया। आप उसको पॉजिटिव नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई आपने टॉयलेट रेमेडी कर दी थी, मेरे को ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गई बट मुझे कुछ ग्रोथ नहीं हो रही। भाई आपको डाउनफॉल स्टॉप कर दिया, अबाउट नाउ यू आर स्टेबल बिकॉज वी हैव रिमूव द नेगेटिविटी। बट पॉजिटिविटी के लिए आपको दूसरे जोन में जाना पड़ेगा जो पॉजिटिव जोन्स हैं। आपको वहाँ पे रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी या वहाँ पे आपको सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, उसकी एनर्जी को और एनहांस करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब्रॉड में जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहाँ के जो ऑफिस के स्पेसेस हैं वहाँ के वास्तु प्रिंसिपल्स क्या चेंज हो जाते हैं या हर जगह सेम रहते हैं? देखिए वास्तु प्रिंसिपल्स हर जगह सेम ही अप्लाई होते हैं, लेकिन अगेन हाई राइज हो या लो राइज हो आपकी डायरेक्शन सेम है, आपके क्या कहते हैं जोन सेम है, आपकी एक्टिविटीज़ उन्हीं जोन में होनी चाहिए। फ़र्क क्या पड़ता है कि सपोज़ करिए एक हाई राइज बिल्डिंग में मेरे पास 1/3 फ्लोर है और मैं अपनी कंपनी वहाँ चला रहा हूँ, तो मैं अपनी वास्तु उसी 1/3 स्पेस के हिसाब से ही बनाऊँगा, ठीक है। बट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द बिग बिल्डिंग, मैं अपने उस 1/3 स्पेस के ब्रह्म स्थान से देखूंगा कि पूरी बिल्डिंग की एंट्रेंस कहाँ से आ रही है, ठीक है। अगर वहाँ पे कॉमन टॉयलेट, कॉमन पेंट्री है तो वो मेरे उस ब्रह्म स्थान से किस डायरेक्शन में जा रही है और उसका ट्रीटमेंट मैं उस हिसाब से करूँगा। हालांकि बिकॉज दैट इज़ अ कॉमन स्पेस, कॉमन एंट्री, तो मैं उनको तो नहीं छेड़ सकता, तो मुझे अपने जोन में ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट नेगेटिव मेरे पास ना आए या मेरी एनर्जी वहीं रुक जाए, मेरे ब्रह्म स्थान की। हाँ ओके तो बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जाना हमने। तो लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए आप कैसे बताएंगे कि ऑफिस का वास्तु, परफेक्ट ऑफिस या बैलेंस्ड वास्तु कैसे किया जाए, क्या टिप्स होने चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ऑफिस में क्लटर बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगर आपका ऑफिस में ऐसा कोई वर्क है जिसमें कटिंग वगैरह ज़्यादा होती है या जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल डेली तौर पे निकलता है, तो प्लीज़ उसको डेली तौर पे क्लीन करें और उसको, और अपनी एंट्रेंसेस को हमेशा ये देखिए, अगर आपकी एंट्रेंसेस पॉजिटिव हैं तो योर बिजनेस शुड बी फ्लरिशिंग। अगर आपकी एंट्रेंस नेगेटिव है तो यू विल बी फेसिंग अ प्रॉब्लम, और उसके इसमें हमें एंट्रेंस को स्टडी करके उसकी रेमेडी देनी पड़ेगी। अपने आप वास्तु करने के लिए मैं इसमें रिकमेंड इसलिए नहीं कर सकता कि ऑफिस वास्तु इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन द रेजिडेंशियल वास्तु। एग्जैक्टली तो ये कोई जेनरिक टिप नहीं दे सकता, बट यही कहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका मतलब आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है
तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। पहला तो ये कि आपने कोई चेंजेस रिसेंटली अपने बिजनेस में या वर्क स्पेस में किए होंगे, या तो कोई आप चीज़ लेके आके आपने प्लेस करी होगी। कोई फॉर एग्जांपल गणेश जी की मूर्ति बहुत लोग लगा अपने घर ऑफिस में लगाना शुरू कर देते हैं, कभी डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं। कई लोग अपना काउंटर चेंज कर देते हैं, पहले काउंटर यहाँ था, अब स्पेस बढ़ाने के लिए काउंटर यहाँ कर दो फॉर एग्जांपल। तो वो चीज़ें देखिए कि आपने कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं किए। दूसरी चीज़ जो आपको इम्पैक्ट करती है वो आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट, कि आपकी दशा तो चेंज नहीं हुई है। अब उसके लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट कर सकते हैं, या हमारे जैसे वास्तु कंसल्टेंट को भी रीच कर सकते हैं, जो आपकी दोनों चीज़ें चेक कर सके कि एस्ट्रोलॉजिकली कोई आपकी दशा तो चेंज नहीं हुई, और वास्तु के हिसाब से आपने कोई चेंजेस जो किए हैं वो सही है कि नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही आई ओपनिंग पॉडकास्ट था आज। हमारे काफ़ी एंटरप्रेन्योर और बिजनेस टाइकून्स को पता चल गया होगा कि क्या क्या वो मिस्टेक्स अपने ऑफिस में करते आए हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ से वो बच भी पाएंगे। होपफुली होप कि उनको इस पॉडकास्ट से कोई हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। एंड अगर आपको पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू।